सच्ची खबरों की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले बारिश, बाढ़ और रेस्क्यू की। देश के ज्यादातर राज्यों में मानसून एक्टिव होने के बाद बाढ़ से लगातार लोग परेशान हैं। बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा है। कहीं हल्की बारिश हो रही है, कहीं मध्यम बारिश हो रही है और कहीं भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अपने ताजा अनुमान में 17 राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग का ये अनुमान उत्तर भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों में सच साबित होता नजर आ रहा है। मानसून के मिजाज को देखते हुए सरकारी एजेंसियों को अलर्ट पर कर दिया गया है। मानसून की रफ्तार पकड़ते ही पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक बादल जमकर बरस रहे हैं और इस कदर बरस रहे हैं कि शहरों की रफ्तार थम जा रही है। ये तस्वीरें राजस्थान के जयपुर और करौली की हैं, जहां महज कुछ घंटों की बारिश में ही सड़कें किसी नहर की तरह नजर आने लगी, जिसके चलते गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया। यहाँ तक कि लोगों के मकानों और दुकानों में भी पानी घुस गया। यूपी के भी कई शहरों में कमोबेश ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। नोएडा से लेकर मुरादाबाद तक और संभल से लेकर अयोध्या तक बारिश खूब हो रही है, जिसके कारण नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बाढ़ के संकट से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जैसी एजेंसियों की तैनाती राज्य के संवेदनशील इलाकों में कर दी गई है। ये लगातार बनी हुई है भारी मात्रा में बारिश होने के कारण लगातार 2-3 दिन से बढ़ता ही जा रहा है। मतलब अभी भी बढ़ ही रहा नदी। मतलब भारी मात्रा में पहाड़ों पर बारिश होने के कारण तराई क्षेत्रों में बारिश भारी मात्रा में हो रही है, जिसकी वजह से जलस्तर में वृद्धि हो रही है तेजी से। किन बैराजों से पानी? ये बैराज कतनिया घाट बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है और ये शारदा जो इसकी ट्रिब्यूटरी है वहाँ से भी पानी छोड़ा जा रहा है। उस पर भी बैराज बना, बनबसा बैराज और शारदा बैराज से भी पानी छोड़ा जा रहा है। आगे अगर स्थिति रही तो फिर क्या? आगे स्थिति रही तो और मतलब ज्यादा भयानक रूप ले सकती है नदी। अभी भी मतलब नदी में काफी वेग है भारी मात्रा में, जिसकी वजह से स्थिति हमेशा नाजुक बनी हुई है। किस तरीके से आप लोग लगातार ये हम लोग मतलब सबको मतलब डाटा के रूप में प्रोवाइड करा रहे हैं सबको, मतलब कि अलर्ट रहे अपने हिसाब से जो विभाग जिसको जिम्मेदारियां दी गई है। मैदानी इलाकों की नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण उत्तराखंड और हिमाचल जैसे राज्यों में हो रही भारी बारिश भी है। बीते कुछ रोज से पहाड़ों पर बादल खूब बरस रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि गंगा और उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं। नदियों और नालों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों को इनसे दूर रहने की सलाह दी गई है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा का जलस्तर भी बढ़ रहा है और लोगों को यही चिंता सता रही है कि यदि गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो जो तटीय इलाकों में लोग बसे हैं उनका क्या होगा। ये देख सकते हैं आप, गंगा जी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। गंगा का मटमैलापन साफ दिखाता है कि पहाड़ों में जो बारिश हो रही है उसका जलस्तर यहाँ तक पहुँच गया है। हालांकि जो गंगा का जलस्तर है वो चेतावनी रेखा से करीब 1.5 मीटर नीचे है और प्रशासन भी लगातार गंगा के जल की मॉनिटरिंग कर रहा है, ताकि अगर गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा को पार करता है तो जो तटीय इलाकों पर लोग हैं उन्हें वहाँ से हटाया जा सके। अभी इस बारिश से राहत मिलने के फिलहाल आसार नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने अपने ताजा अनुमान में कहा है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर के राज्यों में अति भारी बारिश हो सकती है, जबकि हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, केरल में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मानसून अभी एक्टिव फेज में है। कंटिन्यूसली भारत के ज़्यादातर हिस्सों में वेरी हैवी स्पेल कंटिन्यूस चल रहे हैं। अगर आप स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया की बात करें तो हम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार सारी जगहों में वेरी हैवी रेनफॉल क्या है। पंजाब में हैवी रेनफॉल क्या है। उसके अलावा हरियाणा में भी हम कल से ऑरेंज अलर्ट दे रहे हैं। इसके अलावा जो मेजर हमारा रेड अलर्ट एरिया है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय के लिए हमने रेड दिया है, जो आप सैटेलाइट पिक्चर से भी देख सकते हैं। साइड जहाँ पर एरिया है हिमालयस में भी तीनों स्टेट्स में रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा, हैवी स्पेल रहेगा और स्पेसिफिकली उत्तराखंड के लिए कंटिन्यूज आने वाले 4-5 दिनों में वेरी हैवी मीन 12 से 20 सेंटीमीटर रेनफॉल रहने का अनुमान है और जिसके कारण कंटिन्यूज रेनफॉल से थोड़ा वहाँ लैंडस्लाइड वगैरह का भी थोड़ा रिस्क रहता है। तो इसके लिए वहाँ हमने रेड अलर्ट भी दे रखा है।
मौसम विभाग की ये भविष्यवाणी पूर्वोत्तर के राज्यों में सच साबित होती नजर भी आ रही है। खासकर असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है। इन राज्यों में ज्यादातर नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं और जगह जगह लैंडस्लाइड भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। इन राज्यों में लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए सरकारी एजेंसियां युद्ध स्तर पर राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं, जिसकी बदौलत अब तक लाखों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया जा चुका है और बाढ़ पीड़ितों के खाने पीने और दवाओं का इंतजाम सरकार की ओर से किया जा रहा है। बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित असम में जो बाढ़ प्रभावित हुए हैं उनके लिए लगभग 515 के आसपास जो रेस्क्यू सेंटर्स हैं वो खोले गए हैं और उन्हीं में से एक रेस्क्यू सेंटर में इस वक्त हम आए हैं, जहां पर इस वक्त मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से जो कैटल्स भी रखे गए हैं, तो उनके लिए जो फीड आती है, जो चारा होता है, वो इस वक्त सरकार की ओर से यहां पर लाया गया है, जो पहुंचाया जा रहा है जो मवेशी हैं उनके लिए। और ये मैं आपको भीतर की स्थिति दिखाता हूं, जो बाढ़ प्रभावित हैं, बाढ़ में जिनके घर बार पूरी तरह से डूब चुके हैं, रहने का कोई आसरा नहीं है, वो यहाँ पर रह रहे हैं। सरकार की ओर से स्कूल को एक रेस्क्यू सेंटर के तौर पर यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर इस वक्त लगभग 150 परिवार इस रेस्क्यू सेंटर में शरण लिए हुए हैं। घर में पानी घुस चुका है, जाने का कोई जगह नहीं है, जिसका चलते ये लोग स्कूलों में, कॉलेजों में ये लोग आ चुके हैं, पूरे परिवार के साथ आ चुके हैं, जिसके चलते सरकार जो सामान उन लोगों को मुहैया करवा रही है, उसी को लेने का लिए वो लोग यहाँ लाइन पकड़ के खड़े हुए हैं। इस तरीके से उन लोगों को दिया जा रहा है, एक एक करके बुलाया जाता है, चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, परिवार का मेन हेड जो होते हैं, परिवार का जो मेन लोग होते हैं, उन्हीं को बुलाकर उनका हाथ में चावल, दाल, सरसों का तेल सहित जो भी खाना सामग्री है वो दिया जा रहा है। साथ ही छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जिसका दूध का जरूरत है या दवा पानी का जरूरत है, उसका लिए मेडिकल टीम भी आया था। बीते कुछ दिनों में जिस तरह से मानसून की एक्टिविटी बढ़ी है, उसे देखते हुए सरकार और उसकी एजेंसियां इस समय हाई अलर्ट पर हैं, ताकि नौबत आने पर जरूरतमंदों तक फौरन मदद पहुंचाई जा सके। दिल्ली से मनीषा लड्डा, ऋषिकेश से प्रमोद नौटियाल, असम से अनुपम मिश्र, सिलचर से दिलीप कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं पुरी की विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की, जो कि इस साल 2 दिन होगी। बताया जा रहा है कि 53 साल बाद ये अद्भुत संयोग बन रहा है, जब भगवान की रथ यात्रा 2 दिन आयोजित होगी। और 2 दिन रथ यात्रा होने के कारण ओडिशा सरकार ने 2 दिनों के लिए सरकारी छुट्टी का ऐलान भी कर दिया है। 7 और 8 जुलाई की तारीख नजदीक है। ऐसे में पुरी में होने वाली इस रथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र के रथ तैयार किए जा रहे हैं। इन विशाल रथों को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए। धरती का वैकुंठ कहे जाने वाले इस धाम में इन दिनों रथ यात्रा को लेकर हर तरफ हर्षोल्लास का माहौल है। रथ यात्रा से जुड़ी तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं और भक्तों के भी पुरी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो इन भव्य रथों को आकार लेता देख बहुत उत्साहित है। जगन्नाथ टेम्पल में जो हर साल होता है, जो यात्रा निकलते हैं भगवान का, जो जगन्नाथ भगवान का, तो हमारे इधर भी होता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता है। इधर तो आके ऐसा फीलिंग हुआ, बहुत अच्छा लगा। ये 4 धाम में से एक धाम है, हमें सबको पता है। और यहाँ के जो देवता है जगन्नाथ महाप्रभु, वो जैसे जीवित देवता है। वो खाना भी खाते हैं, घूमने भी जाते हैं, बीमार भी पड़ते हैं। अद्भुत चीज हुआ है कि 50 साल बाद रथ यात्रा 2 दिन का होगा। यूजुअली 1 दिन का होता है, इस बार 7 और 8 तारीख का 2 दिन का होगा। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा अवसर है हम सबके लिए, भक्तों के लिए। हर साल आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा का आयोजन बड़े धूमधाम से होता है, लेकिन 53 साल बाद बन रहे अद्भुत संयोग के कारण इस साल पुरी की ये रथ यात्रा 2 दिन आयोजित होगी। बताया जा रहा है कि 7 जुलाई को दिन भर पूजा परंपराएं होंगी और फिर शाम 5 बजे रथ यात्रा शुरू होने की संभावना है।
ऐसे में सूर्यास्त के बाद रथ हाके नहीं जाते, इसलिए रथ रास्ते में रोक दिए जाएंगे, जिसके बाद अगली सुबह 8 जुलाई को रथ यात्रा शुरू होगी और गुंडिचा मंदिर पहुंचेगी। 2 दिन रथ यात्रा का आयोजन होने के कारण राज्य सरकार ने भी 2 दिनों के लिए सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है। इसके मुताबिक 7 और 8 जुलाई को सरकारी दफ्तर और स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। हर साल तो 1 दिन रथ यात्रा होता है, लेकिन इस बार 2 दिन रथ यात्रा हुआ है। 2 दिन मतलब जो भगवान का सुबह जो दर्शन होता है, जो भगवान का जो दरवाजा खुलता है, भगवान जो 15 दिन तक बुखार में रहते हैं, इस बार 13 दिन में आता है। तो इसीलिए भगवान जी का 2 दिन रथ यात्रा होता है, क्योंकि जो 1 दिन जो रहेगा भगवान जगन्नाथ जी का बहुत सारे नीति कांति होता है, जैसे नेत्र उत्सव होता है और जो छेनापटा लगी होता है, बहुत सारे भगवान का नीति कांति जो अंदर में होता है। इसीलिए इस बार जो तय हुआ है, जो सुबह जो भगवान जी का जो पहंडी शुरू होता है, रथ यात्रा शुरू होता है, इस बार 4 बजे के बाद महापुरुष जगन्नाथ जी का पहंडी शुरू होगा और महापुरुष 5 बजे रथ में आएंगे और 5:30 शाम को और 5:30 बजे इस बार रथ थोड़ा शुरू किया जाएगा। फिर इसका जो अगले दिन रथ यात्रा शुरू होगा। पुरी की इस रथ यात्रा के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग यहाँ हर साल आते हैं, जो भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों को खींचकर पुण्य कमाते हैं। इस रथ यात्रा में सबसे आगे बड़े भाई बलभद्र का रथ, बीच में बहन सुभद्रा और पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है, जिन्हें नीम की लकड़ी से तैयार किया जाता है। भगवान बलभद्र के रथ को ताल ध्वज कहा जाता है। इसका रंग लाल या हरा होता है। इसमें 14 पहिए होते हैं और इस रथ को जिस रस्सी से खींचते हैं उसे वासुकी कहते हैं। वहीं भगवान जगन्नाथ की बहन देवी सुभद्रा के रथ को पद्म ध्वज कहा जाता है और ये रथ काले या नीले रंग का होता है, जिसमें कुल 12 पहिए होते हैं और रथ की रस्सी को स्वर्ण चूड़ा कहा जाता है। जबकि भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष कहलाता है और ये रथ पीले या लाल रंग का होता है। इस रथ में 16 पहिए होते हैं और इस रथ को शंख चूड़ा रस्सी से खींचा जाता है। ये रथ का काम अभी फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है और 2 दिन के बाद ये रथ निकाला जाएगा और जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा आएंगे और लोगों को दर्शन देंगे, भक्तों को दर्शन देंगे। और सालों में जैसे एक बार ये रथ यात्रा निकाला जाता है, ये रथ यात्रा होगा और भक्त और भगवान के बीच में महामिलन होगा। काम का लास्ट स्टेज में है और थोड़ा काम बाकी है। काम अभी कपड़े का काम चल रहा है और काट का काम थोड़ा काम चल रहा है। ये पुरी का प्रशासन, मंदिर प्रशासन है, वो पूरा तैयारी कर रहे हैं कि कैसे भगवान जगन्नाथ जी को देखने के लिए सालों में जैसे रथ यात्रा निकाला जाता है, कैसे भक्त आते हैं, कैसे लाखों भक्तों का यहाँ भीड़ होता है। ये भीड़ ये अब से ही शुरू हो गया है। पूजा पाठ संपन्न होने के बाद ये तीनों रथ पुरी मंदिर से 3 किलोमीटर दूर गुंडिचा मंदिर पहुँचते हैं, जहां भगवान अगले 7 दिनों तक रहते हैं और 8वें दिन यानी दशमी तिथि को तीनों रथ पुरी मंदिर के लिए लौटते हैं। इसी के साथ इस रथ यात्रा का समापन हो जाता है। पुरी के अलावा देश के कई हिस्सों में इसी तरह धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आयोजित होती है, जिसमें आम और खास सभी शामिल होकर रथों को खींचते हैं। भक्त और भगवान के मिलन की ये ऐसी घड़ी होती है जिससे कोई भी भक्त खुद को दूर नहीं रख पाता है। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली की प्रगति मैदान में मौजूद भारत मंडपम में आयोजित इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो का दूसरा दिन है, जहां मेड इन इंडिया कार्यक्रम के तहत तैयार किए गए स्वदेशी रूप से तैयार किए गए हथियारों और उपकरणों का प्रदर्शन किया जा रहा है। देश की आंतरिक सुरक्षा और पुलिस को आधुनिक रूप से सक्षम बनाने की लगातार कोशिश हो रही है और उसी के मद्देनजर 9वें इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो का आयोजन किया गया। 2 दिनों के इस एक्सपो में 20 देशों की 300 से ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान भारत के साथ दुनिया भर की आधुनिक इक्विपमेंट और तकनीक का शोकेस भी हुआ। पुलिस एक्सपो में आपको सिर्फ आर्मी, फोर्सेस और पुलिस के लिए ही चीजें नहीं दिखती हैं, बल्कि कुछ ऐसे हथियार भी हैं जो कि आम सिविलियंस के लिए हैं।
यहाँ पर हम ये कुछ पिस्टल्स देख रहे हैं और क्या इनकी खासियत है, देखने में तो बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन हमारे साथ अभिक दत्ता जी हैं जो कि बता रहे हैं कि ये कैसे हथियार हैं और कैसे एक आम आदमी के लिहाज से इसको तैयार किया गया है। क्या है, थोड़ा बताइए इनके बारे में। ये हम लोगों का मार्क 1 आसानी मार्क 1M पिस्टल है। ये सिविलियन डिफेंस, सिविलियन सेफ्टी पर्पस के लिए है। इसमें सबसे जो मेन पार्ट है कि तीन तरह का सेफ्टी दिया गया है। तो जैसे आप इसको कॉक कर लेते हैं तो पहला सेफ्टी ये है कि आप सेफ्टी लॉक को ऑन करने के बाद ये फायरिंग नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड और एक सेफ्टी है, ये मैगजीन रिलीज सेफ्टी है। अगर मैगजीन आप खोल लेते हैं इस बैरल के अंदर में कार्ट्रिज रहने के बावजूद ये फायर नहीं होगा। सबसे मेन पार्ट जो इसमें ये है कि ग्रिप सेफ्टी एक होता है। आप अगर सिर्फ ट्रिगर दबा रहे हैं, कोई चाइल्ड के लिए ये स्पेशली दिया जाता है कि अगर सिर्फ आप ट्रिगर दबा रहे हैं तो ये फायर नहीं होगा। यू हैव टू प्रॉपर्ली ग्रिप इट और उसके बाद जब आप एम करके फायर करेंगे उसके बाद ही ये फायर होगा। ये जो हम लोगों का मॉडल है ये 8 राउंड कैपेसिटी का पिस्टल है और ये सबसे ज्यादा बिकने वाला पिस्टल है, लाइट वेट पिस्टल और सबसे हैंडी पिस्टल है। कीमत क्या है इसकी? इसकी कीमत है सर अराउंड 1.2 लाख। 1.2 लाख। बाकी देख लेते हैं। ये जो पिस्टल है ये हम लोगों ने इसी मंथ लॉन्च किया है। ये काफ़ी रिफाइंड वर्जन है और ये 10 राउंड्स का पिस्टल है और इसमें सेफ्टी फीचर्स तीनों दिए हुए हैं और ये 10 राउंड का पिस्टल है, काफ़ी रिफाइंड वर्जन है और इसकी रेंज भी ज़्यादा है। जैसे इसकी रेंज अराउंड 18 मीटर्स है, इसकी रेंज अराउंड 25 मीटर्स है और काफ़ी रिफाइंड डिज़ाइन में हम लोगों ने इसको ये किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरह से इनबिल्ट पिकेटनी रेल टाइप का ही बनाया हुआ है जिसमें कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैचमेंट्स को इसमें अटैच कर सकते हैं। जैसे टॉर्च लाइट, LED, इस तरह के अटैचमेंट्स को आप इसमें अटैच कर सकते हैं। और जो ऐसे आपने फोर्स वाला लुक भी दिया है तो। बिल्कुल इसमें इसको मैंने कैमोफ्लेज में बनाया है, एक हम लोगों का ब्लैक वर्जन में बना हुआ है और ये डेजर्ट सैंड के वर्जन में भी इसको बनाया हुआ है ताकि ये कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करे। ये भी 10 राउंड्स का पिस्टल है। ये हम लोगों ने लास्ट 2 साल पहले ही लॉन्च किया है और इसके अराउंड 4000 यूनिट्स बिक भी चुके हैं अभी और इसको हम लोगों ने गोल्डन वर्जन में अभी लॉन्च करने का हम लोग सोच रहा हूँ। तो ये भी 10 राउंड का पिस्टल है, इसका प्राइस अराउंड 1.46 लाख है। एक आम आदमी जब खरीद रहा है तो उसे किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? एक तो सेफ्टी पर्पस से और दूसरा रिलायबल होना चाहिए पिस्टल कि जब भी कॉम्बैट सिचुएशन अगर आ जाए, अगर डिफेंस करने का नौबत आ जाए तो उस समय ये पूरी तरह से एकदम रिलायबल होना चाहिए कि एकदम फायर हो। मैं बताना चाहूँगा, कोई गन जब हम आर्म फोर्सेस को देते हैं तो उससे पहले कई तरह के टेस्ट करते हैं, जैसे वाटर टेस्ट है, मड टेस्ट है, सैंड टेस्ट है। इसका मतलब टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा, जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर है या बहुत कम टेम्परेचर है जहाँ पे, ऐसी सभी जगहों पे टेस्ट किया जाता है। तो जब रिलायबिलिटी, जो मैं बात कह रहा हूँ कि रिलायबिलिटी किसी वेपन की बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि आपने कीचड़ में एक मड टेस्ट हुआ, आपने कीचड़ से उठाया, वाटर से उठाया और तुरंत आपने कॉक करके फायरिंग स्टार्ट कर दी और वो वेपन अपने आप फायर करने लगेगा। मतलब रिलायबिलिटी इसकी बढ़ गई है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैं दिखाना चाहूंगा, अब जैसे ये वेपन है, इसका मॉड्यूलर डिजाइन है पूरी तरह से। इसका ये पार्ट जो है, ये बॉडी, ये इससे इस 2 पिन से अपने आप सेपरेट हो जाएगा। मतलब इट विल टेक हार्डली 20 सेकेंड्स। और इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, ये जैसे ये माउंटिंग रेल है, इस केस में इस वेपन में माउंटिंग रेल आप यहाँ पे साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड भी और इवन बॉटम में भी इस्तेमाल कर सकते हो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर लेफ्ट हैंड कोई शूटर है तो लेफ्ट हैंड के लिए ये जो कॉकिंग हैंडल है ये इधर दी गई हुई है और इस तरफ भी दी जा सकती है, ठीक है। तो अगर आप देखें इसमें ये जो मैगजीन है ये 30 राउंड मैगजीन है। 30 राउंड मैगजीन, इसमें स्पेशलिटी ये भी है कि आप इसी गन में, मशीन पिस्टल में 25 राउंड, 27 राउंड, इवन 32 राउंड की मैगजीन भी यूज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं हम। बिल्कुल। तो हमने, अगर आप इन फीचर्स को देखें कि माउंटिंग रेल आप इधर नीचे भी यूज कर सकते हैं, ये लीवर जो कॉकिंग पिन है दोनों तरफ यूज कर सकते हैं। ये इस तरह के फीचर दूसरे वेपन पे होता है, लेकिन एक ही वेपन में देखें इतने ढेर सारे फीचर्स तो वो नहीं मिलेंगे। ये एक एम्बुलेंस तैयार की गई है जो कि एक माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल है। इसके अंदर की जो चीजें हैं वो इसे बेहद खास बना देती हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं सुधांशु कुमार पात्रा। सुधांशु जी हैं। और पहले आप देख लीजिए कि ये अंदर क्या क्या है इस गाड़ी के। स्ट्रेचर हैं, 2 स्ट्रेचर हैं, 2 आपको यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर दिखाई पड़ रहे हैं और बहुत कुछ है। किस पर्पस से इसको तैयार किया गया है? जब एक
घायल फौजी को ये लेकर जाएगी, तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो रास्ते में बहुत काम आएंगी और एक इस गाड़ी को एम्बुलेंस वो बनाती है। ये जो गाड़ी है क्रिटिकल केयर यूनिट विद प्रोटेक्शन के लिए है। जो आर्मी हमारे घायल हो जाते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के टाइम पे, उनको जो प्राइमरी हेल्थ केयर दिया जाता है, तो इस गाड़ी में वो सब चीजें रखी गई है जिसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट की दिया जाएगा। इसमें क्या है, एक डिफाइब्रेटर लगा है जो इसमें अटैचमेंट है, और एक मोबाइल यूनिट लगा हुआ है डिफाइब्रेटर। उसमें जो बाहर से जो कोई आदमी को अटैक हुआ है या कुछ हार्ट रिलेटेड डिजीज हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, उसको प्राइमरी केयर देने के लिए उसको मोबाइल यूनिट है, उसको वहां के पास लेके उसको पंपिंग किया जा सकता है, उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दिया जा सकता है। खासकर जो इंजर्ड सोल्जर हैं हमारे, उन्हें जब तक अस्पताल नहीं पहुंच रहे हैं, उन्हें थोड़ी राहत दी जा सके, उसके लिए क्या कुछ है? हाँ, इसमें फास्ट एड बॉक्सेस है, और इसमें जो आपका बीपी यूनिट है, पल्स चेकिंग यूनिट है, ऑक्सीमीटर्स है, और स्टेथोस्कोप्स है, और जो फास्ट एड में जो जो इंस्ट्रूमेंट रहना चाहिए वो उसमें अवेलेबल किया गया है। शीशे जो आप देख रहे हैं ये भी बुलेट प्रूफ है, मतलब कोई गोली बाहर से अंदर नहीं आ सकती। किन एरियाज के लिए इसको तैयार किया है? ये मल्टीपर्पज व्हीकल है, तो ये सारे लैंड में चल सकता है, मर्सी लैंड में और सैंड में। तो इसका जो टायर का डिजाइन है वो हर पर्पज के लिए यूज कर सकता है। ये MEV है, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल है। अभी तक आपने हिंदी, अंग्रेजी या फिर क्षेत्रीय भाषाओं में रील्स देखे होंगे, पर अब कुछ दिनों के अंदर आपके पास देव भाषा यानी कि संस्कृत में भी रील्स देखने का विकल्प होगा। दूसरी भाषाओं की तरह दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत में भी रील्स वायरल होंगी। लखनऊ के अंबेडकर पार्क में संस्कृत भाषा में रील्स बनाने की प्रैक्टिस कर रहे युवा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र हैं, जिनका मकसद भारतीय संस्कृति की महान परंपरा और विरासत को सहेजना है। सूचना क्रांति और तकनीक के इस दौर में संस्कृत से संस्कृति संरक्षण से जुड़ा ये वर्कशॉप 5 दिन का है, जिसमें दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मुंबई, ओडिशा और केरल से ताल्लुक रखने वाले बच्चे शामिल हो रहे हैं। अपनी तरह की अनोखी क्लास में देश के 13 राज्यों से 36 छात्र शामिल हैं। देश के नामचीन संस्थान FTTI यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से आए एक्सपर्ट्स की देखरेख में ये वर्कशॉप हो रही है, जो वीलॉग्स यानी कि वीडियो ब्लॉग्स बनाने के लिए स्क्रीन राइटिंग और सिनेमेटोग्राफी से जुड़ा बारीक ज्ञान भी दे रहे हैं। नई नई तकनीक का इस्तेमाल कर संस्कृत भाषा में व्लॉग्स बनाकर भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में आम लोगों को प्रेरित करना भी इनका मकसद है। मैंने इनको बेसिक्स सिखाए कि कैसे बेसिक्स में किस तरीके की कहानी का ग्राफ क्या होता है, कंटेंट किस तरीके का होना चाहिए, कंटेंट का फ्लो क्या होना चाहिए, आपका अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए, वहां तक पहुंचते कैसे हैं, और उसी के साथ टेक्निकल चीजें भी हुई। राइटिंग का कोर्स हुआ, फिर सिनेमेटोग्राफी का कोर्स हुआ। तो इन सब में हम लोगों ने इनको टेक्निकली ट्राई किया कि इनको टेक्निकली बहुत स्ट्रांग बना दें, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा संस्कृत लैंग्वेज को हमारे देश में और दुनिया में भी फैला सके। मैं ये बात कहूँगा कि अभी डिजिटल एरा चल रहा है। डिजिटल में जो भी डिजिटल के साथ अवेयर है, लोग बाग अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो आजकल कंटेंट के बहुत सारे जरिया हो चुके हैं। तो अभी जैसे संस्कृत को लेकर लोग नहीं जानते थे, अभी संस्कृत को लेकर लोग और भी ज्यादा समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट माध्यम है इसमें। कुछ लोग व्लॉगिंग कर सकते हैं, कुछ लोग अपनी वीडियो कह सकते हैं, कुछ लोग कहानियां कह सकते हैं, कुछ लोग अपनी बातें अलग अलग तरीके से पहुंचा सकते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पर कुछ फिल्में भी इस तरीके से जरूर आएंगी इन्हीं स्टूडेंट की तरफ से। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत सिंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।